बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज आशूरा है और आज के बाद जो है वो पॉलिटिकल मामला दोबारा शुरू हो जाएंगे। अमन व अमान के साथ तमाम जुलूस जो हैं वो अपने अपने रास्तों पे चल रहे हैं और अब तक के जो हालात हैं बड़े तसल्ली बख्श हैं और बड़े पुरअमन हैं। और तमाम जितनी भी फोर्सेस काम कर रही हैं दिन रात इसके लिए, जो इंतज़ामिया काम कर रही हैं वो सारे शाबाश के मुस्तहिक हैं। बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने ड्यूटीज़ की हैं, ज़्यादा टाइम ड्यूटीज़ दी हैं, ओवर टाइम ड्यूटी की है और कोई भी ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हालात ख़राब किए गए। हालांकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी, बहुत सारे खदशात मौजूद थे, लेकिन वेल डन सिक्योरिटी फोर्सेस, वेल डन। जहाँ जहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद है उन सब ने अच्छा काम किया है। आज 12 अक्टूबर है, एक 12 अक्टूबर 1999 था जब मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार ले लिया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब से उस पर कब्जा कर लिया था और मियाँ साहब कुछ अरसे के बाद गिरफ्तार रहे, फिर बाद में एग्जाइल में चले गए। तब से अब में फर्क क्या? मियाँ नवाज शरीफ साहब की कौन सी ऐसी चीजें हैं हुकूमत की जो तब भी ऐसी थी आज भी वैसी? एक छोटा सा एनालिसिस है, हम आपके सामने रखते हैं, फिर उस पर हम बात भी करेंगे। 1999 में मियाँ नवाज शरीफ साहब को भारत नवाज करार दिया जा रहा था जब वाजपेयी ने पाकिस्तान आके लाहौर का दौरा किया था बस पे बैठ के। जब कारगिल की जंग आई थी और उसमें जो मौक़िफ़ था मियाँ साहब का वो कुछ और था और फौज का कुछ और था, तो भारत नवाज मियाँ नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकल लोग कुछ हद तक करार दे रहे थे। आज भी पाकिस्तान में अपोजिशन मियाँ नवाज शरीफ साहब पे उसी किस्म के इल्जामात लगा रही है जैसे 99 में लग रहे थे। तब भी मियाँ साहब पे इल्जाम था कि मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसा दिया है और आज भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे यही इल्जाम है कि ये कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं और उन्होंने रिकॉर्ड कर्जे लेकर पाकिस्तानियों को ज्यादा मकरूज कर दिया है। उस वक्त मुशर्रफ के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब फौज मुखालिफ रुझानात के हामिल थे और आज भी फौज और मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में दरार जो है वो नजर आती है, जिसकी एक दलील ये है कि एक अखबार की खबर के हवाले से आज असली ज़राए में अखबारात में ये खबर छपी है कि हमने ये नहीं कहा कि रिपोर्टर का नाम ECL में डाल दें, हमने ये नहीं कहा कि रिपोर्टर या इदारे को आप पकड़ें, हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसने ये खबर तरोड़ मरोड़ के लीक की है उस मीटिंग में से साको सबाक से हट के। तो यहाँ पे डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। एक, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये कहा था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कि कारगिल का एक मामला ऐसा है जिसकी वजह से उनकी हुकूमत खत्म की गई है और आज फौज और हुकूमत में दूरी जो है वो एक मरतबा फिर उसकी एक वजह जो है वो कश्मीर है, उसकी एक वजह जो है वो मुबैना तौर पे उसी तरह के मामला हैं जो भारत के साथ पाकिस्तान के हैं। उस वक्त भी 99 में भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कारगिल के बाद बहुत ख़राब थे और आज भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, काफ़ी हद तक ख़राब हैं। हालांकि भारत जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक का दावा भी कर रहा है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हटके हैं, जो नई हैं, जिनका उस वक्त मियाँ साहब को सामना नहीं था। उस वक्त मियाँ साहब की 2 तिहाई अक्सरियत थी और अपोजिशन बड़ी कमज़ोर सी हुआ करती थी। कोई एहतजाज नहीं थे, कोई बहुत बड़ी तहरीक नहीं थी मियाँ साहब के खिलाफ। मियाँ साहब वन एंड ओनली थे, बहुत ताकतवर थे। लेकिन आज इमरान खान है, तारुल कादरी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एहतजाज है, धरने हैं, तहरीकें चल रही हैं। तो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब को सख्त हालात का सामना है। उस वक्त मियाँ साहब ने एटमी धमाके किए थे, मियाँ साहब की पब्लिक में पोजीशन बहुत बेहतर थी। लेकिन आज लोग मियाँ साहब से पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक अपने मुंह से कलभूषण का नाम क्यों नहीं लिया, कलभूषण यादव को मियाँ साहब खुद क्यों नहीं बता रहे उसके बारे में। तो ये एक थोड़ी सी मुख्तलिफ यहाँ पे भी एक चीज़ है और ख़ास तौर पे जो एक चीज़ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए बिल्कुल नई है, शरीफ खानदान के लिए 2 जुमले हमेशा से रहे हैं, बाकिरदार क़यादत, बेदाग माजी। ये 2 चीज़ें जो है कि करप्शन का इन पे कभी कोई एलिगेशन नहीं था इस खानदान में। इस मरतबा इन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं और पनामा लीक्स जैसे बड़े स्कैंडल का सामना है इस खानदान को, शरीफ खानदान को। तो ये एक मुख्तलिफ चीज़ है और साथ ही साथ साना मॉडल टाउन का जो एक बहुत बड़ा अफरियत है वो भी इनके सामने खड़ा है। आज मुहर्रमुल हराम का जो आशूरा है उसका इख्तिताम हो रहा है और उसके बाद बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक अपने अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे और एहतजाजी सियासत शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। मेरे साथ यहाँ पे ब्रिगेडियर गजनफर साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपके ज्वाइन करने के लिए। रमेश कुमार साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद में मौजूद है। मियाँ महमूद रशीद साहब तशरीफ लाएंगे, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में। अहमद रज़ा कसूरी साहब कानूनदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बड़ी मेहरबानी आपकी।
पलवशा खान जो है वो साबिक मेंबर कौमी असम्बली है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगी आज के प्रोग्राम में। कौन जी? अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त हमारे साथ ऑडियो लाइन पे मौजूद हैं। जब तक हमारे साथ महमूद रशीद साहब यहाँ ज्वाइन नहीं करते, सबसे पहले अहमद रजा कसूरी साहब, आपसे मैं सवाल शुरू करता हूं कि आज क्या एक मुख्तलिफ नवाज शरीफ हैं पाकिस्तान में 99 की निस्बत, या उसी तरह से हालात चल रहे हैं जैसे 99 में चल रहे थे, या मियां साहब ने और मियां साहब की हुकूमत ने बहुत कुछ सीखा है? आज के हालात मुश्किल हैं इनके लिए, उस वक्त मुश्किल थे, जरा कंपैरिजन सर दीजिएगा प्लीज। देखें अपना इमरान, ये जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर का महीना जो है इससे बैड ओमन। 7 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने टेक ओवर किया, 12 अक्टूबर को जो है जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, और 30 अक्टूबर को एक धरना हो रहा है जिसके क्या क्या नताइज होंगे, इट इज़ एनीबॉडीज गेस। देखिए बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ इज़ primarily and basically he is a, मैं क्यों कहता हूं कंपल्सरी सुसाइडर हैं कि देखें 12 अक्टूबर का जो सानिया है उसके मुहर्रकात क्या हैं कि हियर इज ए प्राइम मिनिस्टर जो कि सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कराता है 1997 में, अनसेरेमोनियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सजाद अली शाह को घर भेजता है, फिर वो सरदार फारूक खान लगारी को अनसेरेमोनियसली घर भेजता है, फिर वो जहांगीर करामत को भेजता है, और अब जबकि एक सपा सलार जो है एक फौजी कॉन्फ्रेंस पर एक फ्रेंडली मुल्क श्रीलंका गया हुआ वापस आ रहा है तो उसके जहाज को उतर नहीं दे रहा, और उसकी एब्सेंस में अपना लेफ्टिनेंट जनरल अपना भट्ट को, जलाउद्दीन भट्ट को बैजेस लगा रहा है, अपना टेलीविजन पर दिखाकर उसको बैजेस लगा रहा है। अब ये सारी चीजें हैं, इट वाज ए रिएक्शन, इट वाज ए रिएक्शन, इट वाज नॉट ए प्लान्ड एफर्ट। तो जनरल मुशर्रफ तो वाज इन द एयर, उसी अजीज खान जो थे वो जीएचक्यू में बैठे हुए थे, जो कि जीएचक्यू में सीजीएस थे। सर मैं आज के बारे में सर बताइए, ये तो इस पर तो किताबें छप गई हैं, आज क्या मियां साहब मुख्तलिफ? आज के बारे में ही हैजंट लर्न्ड अनफॉर्चुनेटली। अगर आप मियां नवाज शरीफ के प्रोफाइल को देखें और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें तो इट अपीयर्स कि वो 2 पहले दौर गुजार चुके हैं और तीसरे दौर में भी जो है ऑलमोस्ट 1/3 हाफ से ज्यादा अरसा गुजारे बैठे। इट अपीयर्स दैट ही हैजंट लर्न्ड। देखें आज अगर आपको लगता है कि उन्होंने नहीं सीखा, रमेश कुमार साहब, ही हैजंट लर्न्ड, उन्होंने सीखा नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब ने? इमरान खान आपका भी नाम अचानक इमरान खान है, तो आपने सारा जो इंट्रो पूरा जो किया है वो इमरान खान की तरह ही किया है। अच्छा, मैं अब एक चीज गलत बताइए सर जो बोली। मुहर्रम है नहीं, आज तो 10 मुहर्रम है। मैं अभी जो मुझे समझ में आया वो मैंने कहा, आज 10 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम की एक मेरे पास बड़ी अहमियत है। तो मैं पहले तो मैं कहूँगा कि आज आदमी को अच्छी बातें करनी चाहिए। आज हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जिन दिनों से हमें सबक सीखा है, हमारे लोगों ने भी सबक सीखा है, हमारे इदारों ने भी सबक सीखा है, अवाम ने भी सबक सीखा है कि माजी में जो हमने गलतियां की हैं और वो गलतियां ऐसी हैं कि जिसको दोबारा दोहराया नहीं जाए। मगर आज हम उन गलतियों के ऊपर जिक्र करें तो अच्छी बात है, या हम ये कहें कि भाई वो ही पैटर्न आ रहा है। मैं समझता हूं कि नहीं, पहले इतने पैटर्न में गलतियां अगर पहले थी तो हमें उन गलतियों को बिल्कुल सुधारना चाहिए। आज हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि मियां साहब के वक्त में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, मगर आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो धमकियां दी जा रही हैं कि हमारी पिटीशन मानते हैं या नहीं मानते हैं, नहीं तो हम जुलूस निकालेंगे, हम वो आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? हमें आज प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बात करनी चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है और यहाँ पे अवाम जमहूरियत के लिए कितनी। सर वही तो सवाल पूछ रहे हैं कि उस वक्त भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने खिलाफ फैसले को नहीं माना था और आज भी वो इंक्वायरी नहीं दे रहे हैं, अपोजिशन ये कह रही है। इमरान भाई,
बात यह है कि मेरे ख्याल में मैंने आपको नाम से मुशावत कर दी, आपको पता नहीं दुख नहीं लगाओ, क्योंकि हमेशा मेरा ये दिल रहा है कि मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं करी हूँ। मैं हमेशा लोगों के मीठी बात करके लोगों के दिलों में बैठता हूँ, तो इस वजह से मेरी बात पे जो है वो ऐसी जो माइंड नहीं करना। बात सिंपल में ये है कि मियाँ साहब अगर इस वक्त किसी गलती पे है तो मैं खुद उस चीज का एतराफ करूंगा। मैं नहीं समझता हूं आज कौन सी गलती कर रहे हैं। आज अगर आप पनामा लीक्स के ऊपर इमरान खान की जो एजेंडा है, अगर उस एजेंडा को इस टाइम पे, अगर 6 महीने के बाद आज के क्रूशियल टाइम पे जब पाकिस्तान की सलामती का मामला चल रहा है, कश्मीर इश्यूज का मामला चल रहा है, वहां पे इस चीज को, तो हमें उस बंदे को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि आज के दिन एक तो 10 मुहर्रम और दूसरा आज जो पाकिस्तान जिस मोड़ पे खड़ा है कि इधर सिफारतकार जो है वो आप देखेंगे सार्क कंट्रीज के लोग, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी आज की नहीं है, ये 10 सर आप बहुत सारी बातें एक साथ कर रहे हैं। मैं लेकिन जो मैं समझा हूं, आपको लगता है कि इदारों ने, मियां साहब ने, सब ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अगर किसी ने नहीं सीखा तो वो आज की अपोजिशन है। अली मोहम्मद खान साहब, आप पे इल्जाम लगता है कि सिस्टम को रेट देंगे, आप ऐसा कर रहे हैं जिससे सिस्टम को नुकसान हो जाए। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जी आ रही है। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने फरमाया था कि कत्ल यजीद जो है, कत्ल हुसैन मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज का जो मैसेज है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अहले बैत की शहादत का मैसेज क्या था? 2 मैसेज हैं इमरान भाई। एक ये है कि कभी भी गलत बात के सामने सर नहीं झुकाना, चाहे मुखालिफ कितना भी ताकतवर हो, जीत हमेशा हक की होती है। और दूसरा मैसेज ये है कि कूफी नहीं बनना, कूफा वाले नहीं बनना, कि अगर हक की बात हो रही है तो हक की बात हो रही हो, हक और बातिल की लड़ाई हो, उसमें खामोश रहना भी बातिल की हिमायत है। हमने क्या गुनाह किया है इमरान भाई? हमारा गुनाह या अपोजिशन का गुनाह ये है कि मुल्क के हुक्मरान, वक्त के हुक्मरान से ये डिमांड हो रही है कि आपके खिलाफ दुनिया में इल्जामात हैं कि आपने पाकिस्तान के पैसे बाहर निकाले हैं, आप तलाशी दे दें, आप तलाशी दे दें। तलाशी कौन नहीं देता इमरान, आप मुझे बताना पसंद फरमाएंगे? अली आपकी ऑडियो में कुछ मारा है, हम सुनना चाह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो में जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन है और प्रॉपर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब की तरफ ले आता हूँ मामले को। वे सब, क्या वाकई ज़ियाउल हक साहब से सियासत, मियाँ साहब पे इल्जाम लगता है कि इनकी सियासत एक डिक्टेटर से शुरू हुई, लेकिन आज लगातार 16-17 साल की तारीख हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक मौक़िफ़ रहता है और वो सामने खड़े हुए होते हैं। सर ये बहुत बड़ा चेंज नहीं? बहुत शुक्रिया इमरान, क्योंकि आज 10 मुहर्रम है, यौम आशूरा है, तो इसके हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा। आप ज़ियाउल हक साहब की बात की, वाकई उनकी जो जितनी भी ट्रेनिंग है वो ज़ियाउल हक साहब की गोद में हुई, उन्होंने उनको चुना था और वो एक हकीकत है। जैसे आपने कहा माजी में बहुत सारी चीज़ें किताबों में मौजूद है और वही चीज़ें उन्होंने उनसे लर्न की। उसके बाद अब हम ये कहते हैं कि उन्होंने मुशर्रफ जो डिक्टेटर था, और आज मैं शहबाज शरीफ साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे गिनाई जो मुशर्रफ के ज़माने में गलत थी और आज ठीक होती नज़र आ रही हैं। तो मुशर्रफ एक डिक्टेटर था कहते हैं, और उसने आज 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब को जो है वो घर भेज दिया था, और जो एक जिसके ऊपर आज का दिन जो है वो याद किया जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप आज का दिन याद कर रहे हैं तो आपको वो दिन भी याद करना चाहिए जिस वक्त नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करके और अपनी कंफर्ट के लिए इस मुल्क में बाकी पूरी पार्टी को छोड़ के सऊदी अरब चले गए थे। सर वो तो जान भी तो जानी थी ना सर। आज का नहीं, भुट्टो साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूं, देखना भुट्टो साहब वाली एग्जांपल भी तो थी ना, जान भी तो जानी थी। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर आज के दिन के हवाले से देखें तो आज के दिन के हवाले का मैसेज ये है, और जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी PMLN बाकी कि जी वो जमहूरियत और वो आमरीत के खिलाफ थे, आमरीत के अगर खिलाफ थे तो हमारा तो दर्श ये देता है कि एक डायनामिक लीडर, एक थिंकिंग लीडर, एक ब्रेव लीडर, एक करेजियस लीडर तो उस आमरीत से लड़ता है, अपनी पार्टी को छोड़ के चला नहीं जाता। जो चला जाता है इसका मतलब है वो हालात से कॉम्प्रोमाइज, इज नॉट अ डायनामिक पर्सन, और वो एक नॉर्मल एवरेज मेंटालिटी उनकी है जिसके ऊपर उन्हें चलना है। अब अगर ये चीज मौजूद है, अगर आप टेबुलेट करेंगे फैक्टर वाइज, तो ये भी याद रखिएगा
कि मुशर्रफ के ज़माने में कर्जा क्या था, आज कर्जा क्या। वो जब गए थे तो 0.4 अरब डॉलर थे, फिर वो जो थे उनको मिले थे, फिर 38 अरब डॉलर हुए। बहरहाल अब इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि लोग कहेंगे शायद मुशर्रफ को फेवर किया जा रहा है, लेकिन असूल की बात यह है कि आज आपको जो दो चीजें नजर आती हैं, एक करप्शन से रिलेटेड है, मैं सिर्फ उसका जिक्र करूंगा, और वो है पनामा लीक। और वो पाकिस्तान में उसने जन्म नहीं लिया, उसने जन्म लिया आइसलैंड में, और आइसलैंड के बाद फ्रांस में, जो बरतानिया में, बाकी मुल्कों में खबरें छपी, तस्वीरें छपी, उसके ऊपर लिखा हुआ था करप्ट लीडर्स का नाम। तो अगर वहां पे ये चीजें आई तो वो तो बगैर ऑथेंटिसिटी के नहीं लगाते, उसका सामना करना जरूरी है। दूसरी बात जो मैं कहूंगा, चाहे उसमें वो बेगुनाह साबित हो जाए, बिल्कुल सही है, ही हैज द राइट टू कंटेस्ट दैट, लेकिन वो नहीं हो रहा। दूसरी चीज जो आज जो नजर आ रही है वो है जिस तरह अदारों को वो लड़ा रहे हैं। और आज जो ये डॉन की रिपोर्ट आई है, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं उस रिपोर्टर का। अगर इस रिपोर्ट में वो ये भी लिखती कि जिस वक्त मलिक इसहाक जो है वो उसके घर में क्या चीजें भेजी जा रही थी, या जो इलेक्शन लड़ा गया और वहां पे बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने उन लोगों के साथ इलेक्शन, उनकी तस्वीरें मौजूद है, तो वो ये भी लिखती कि जी सिविल हुकूमत ये कर। अब ये चीजें जो है, मैं सिर्फ ये कि अगर आप असूल पे चीजें देखेंगे तो फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मुझे पीपल्स पार्टी से बेनजीर भुट्टो साहिबा जब तक मौजूद थी, बहुत बड़ी लीडर थी, पीपल्स पार्टी कन्फ्यूजन नहीं था। परवशा खान साहिबा, आज पीपल्स पार्टी के किसी आम कारकुन से आप पूछें, उसको लगता है, आज उसको लगता है कि वो गवर्नमेंट के साथ है, कल उसको लगता है वो अपोजिशन के साथ है। ये कंफ्यूजन अब पीपल्स पार्टी में है। आप वाकई कंफ्यूज हैं या कंफ्यूजन फैला रहे हैं सिर्फ? इमरान, कंफ्यूजन फैलाने का हमें कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा तो होने नहीं वाला। और कंफ्यूज्ड अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, और इतने महीने हो गए हैं इस इशू को, पनामा लीक्स के, 6 माह, तो आज तक मैं नहीं समझती इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी क्लैरिटी जो है या अपनी सोच में एक जो है शफाफियत वो पैदा ना कर सके, और फिर वो इतने बड़े क्लेम्स करे, या वो ऑपोजिशन लीडर उनकी जमात से हों नेशनल असेंबली में। ये अलग बात है कि एहतजाज का वक्त कौन कैसे मुनासिब समझता है, इसको भी मैं कंटेस्ट इसलिए नहीं करती कि जाहिर है एक और जमात है, वो एहतजाज जहाँ तक एहतजाज करना चाहती है उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ तक एक इशू की इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा है वो भी बिल्कुल जायज़ है। और मैं ये भी समझती हूँ कि शायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, वो इसमें जो है गिल्टी ना हो। और मैं ये भी समझती हूँ कि एक लीडर, शायद इस वक्त वो वाहिद लीडर हैं जो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, और ये उनके लिए ज़ाहिर है कि एजाज़ की बात है। और वो किस नोट पर अपनी ये दौरे हुकूमत को एंड करते हैं, शायद उन्हें खुद भी ये कबूल ना हो कि इतना बड़ा जो है धब्बा या इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो अब लेकर तीसरी दफा अपने टेन्योर को एंड करें। लिहाजा कंफ्यूजन इसमें कोई नहीं है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड इसमें जाहिर है हुकूमत वक्त है, और इन्होंने अगले इलेक्शन में जाना है, और ये इतना बड़ा दाग लेके मैं नहीं समझती खुद भी वो चाहते होंगे कि वो जाएं। लेकिन अब ये एक अलग बहस है कि कोई पार्टी अगर आकर इस्लामाबाद को बंद करना चाहती है तो उनकी अपनी वजूहात हैं और टाइमिंग्स हैं, और अगर कोई नहीं करना चाहती और कोई लीगल या पार्लियामेंट्री रास्ता इख्तियार करती है, या जो भी और उनकी वजूहात हैं, हर पार्टी की ज़ाहिर अपनी वजूहात हैं, ग्राउंड रियलिटीज होती हैं जिसको देख के फैसला करना होता है। यहाँ बैठ के अगर मैं कह दूं कि जी मैं कल इस्लामाबाद फतह कर लेंगे हम, तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। और इस वक्त 30 अक्टूबर के तो वाकई मुमकिन नहीं लग रहा। वैसे मैं लाइटर नोट बात की, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। मियां मोहम्मद रशीद साहब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ब्रेक के बाद उनसे पूछेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, मैं मोहम्मद रशीद साहब, इससे पहले जो पीटीआई को हमने क्वेश्चन किया था, अली मोहम्मद खान साहब क्योंकि सुन नहीं पाए थे वो बात मुकम्मल कर रहे थे, सॉरी उनकी ऑडियो प्रॉब्लम था। मियां साहब, ये जो सिस्टम को खराब करने की, ये लपेटने की जिम्मेदारी है, इस दफा पीटीआई के कांधों पर डाली हुई है हुकूमत ने और आपके नक्कादों ने। वो ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं ये डैमेज करेगा, बाकी सब ठीक है। देखें, ना जनरल मुशर्रफ है, इस दफा जनरल राहील है, बहुत मुख्तलिफ है मामला। देखिए, क्या 99 में हमने सिस्टम को लपेटा था, या उससे पहले जितनी दफा सर मुशर्रफ साहब ने लपेटा गया? अब हमने तो नहीं लपेटा था ना, मुशर्रफ साहब ने लपेटा था। अब के बाद इसके जिम्मेदार 100% हुक्मरान होंगे।
अगर सिस्टम के ऊपर कोई आंच आती है, सिस्टम लपेटा जाता है 100%। माजी में तो आप उसमें इफ्स लगा सकते हैं, लेकिन आज 6 माह हो गए हैं, पूरी कौम ये कह रही है, पूरी दुनिया के अंदर ये बात हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा कौम से खिताब करके ये कह चुके हैं, मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। लेकिन अब 6 माह तक जब हमने ये देखा कि हुकूमत सवा इसके कि ये टाइम गेन कर रही है और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, हमने बड़ी पेशेंस के साथ, हम तो पहले दिन ही बड़ी भरपूर तरीके से तहरीक चलाने के मूड में थे, लेकिन हमने कहा कि कोई इस तरह का तमाम हुज्जत करें, कोई जवाब बाकी ना रह जाए। हम पार्लियामान के अंदर आए, टीओआरस कमेटी में शामिल हुए, उसकी दर्जनों मीटिंग्स अटेंड की, कई महीने हमने ये सारा कुछ कमेटी खेला। लेकिन जब हमने देखा कि हुक्मरान ये समझ रहे हैं कि ये वक्त के साथ साथ ये मामला दब जाएगा और चीजें आ जाएंगी जो इसकी जगह ले लेंगी और मामला जिस तरह माजी में है इस तरह चलता रहेगा। अब मसला ये है कि हमने 1 महीने की ये तारीख भी दी, 30 सितंबर को हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट, अगर मैं कहूं तो वो गलत नहीं होगा, रावण मार्च, और इंतहाई पुरअमन, एक गमला नहीं टूटा। वहां पे हमने 1 महीने का टाइम देके कहा कि 30 अक्टूबर को तक मियां नवाज शरीफ साहब अगर अपने अब तक कोई राब्ता किया आपसे हुकूमत ने? अब तक इस मामले में कोई राब्ता किया आपसे हुकूमत ने? कोई राब्ता नहीं किया। हमसे राब्ता क्यों करें भाई, कौम के सामने आकर 12 दिन तो हो गए। देखिए ना, मैं ये समझता हूं अब अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहता है और उनके ख्याल में है कि शायद उन्हें 7 खून माफ हैं, कि वो हुक्मरान है इस मुल्क के, वो कोई डेमोक्रेटिक हुक्मरान नहीं है, वो शहनशाह आलम है, वो शहनशाह मुअज्जम है, कि उनको अरबों खरबों रुपए खा के वो डकार मार जाएं और पनामा में उसकी लीक्स होती है, पूरी कौम सवाल करती है, पूरी दुनिया के अंदर लोग वजीर आजम इस्तीफे दे रहे हैं, अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं, और वजीर आजम साहब जो है उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। ये इस तरह से नहीं चलेगा। जमहूरियत के नाम पर, निजाम को लपेटने के नाम पर, भाई कैसी जमहूरियत? जमहूरियत क्या सम्राट है इस मुल्क के? 90% लोड शेडिंग का वो हाल है। आप बैरूनी कर्जों को उठाकर देख लें, महंगाई को उठाकर देख लें, नाइंसाफी को उठाकर देख लें, बेरोजगारी बड़े को उठाकर पॉजिटिव देख लें। है, लेकिन इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव हैं, चाहे आम आदमी को मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन बड़े पॉजिटिव हैं। ये सब लफाजी है। फॉरेन अवार्ड मिला है सर इसहाक साहब को। मैं चले मैं रमेश कुमार साहब को जवाब तो लेना, रमेश कुमार साहब से जवाब लेना इसका। रमेश कुमार साहब जी, आपने अभी तक इनको एंगेज ही नहीं किया सर, 12 दिन फिर हो गए हैं, इन्होंने जब आपको डेडलाइन दी है, आप भी तो सर मामले को तूल दे रहे हैं। इमरान, पहली चीज तो ये कि मैं समझता हूं कि जमहूरियत और सियासत के अंदर टास्क के दरवाजे ओपन होते हैं, ठीक, मगर जिनका मकसद, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी बनने के बाद जो मकसदियत में होते हुए भी हमने एक बैलेंस पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, अपोजिशन के 6 मेंबर, हमारे 6 मेंबर, हमने वहां पे क्या देखा? हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ वहां पे पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ही सीरियस नहीं थी कि किसी टीओआर के लिए हम फाइनल जाएं, जिनके अजायम ही ये हो कि उनको पता था कि अगर ये टीओआर फाइनल हो जाएंगे और मियां साहब यहां से नीट और क्लीन, जैसे पहले धांधली से नीट और क्लीन निकल आए, तो 1.5 साल हमारी सियासत पूरी खत्म हो गई थी। अब दोबारा हमें एक मौका मिला है, कम से कम हम इस टॉपिक के ऊपर सियासत करें। जब इनका एक इशू ही ये धरनों की सियासत है, तो हम 12 दिन में इसको कैसे एंगेज करें? सर धरने तो खत्म हो गए थे सर, ये तो पनामा के बाद शुरू हुए। खुशकिस्मती कहूंगा, ये क्या कहा? धरने तो पनामा के बाद दोबारा शुरू हुए सर, उससे पहले खत्म हो गए थे एहतजाज। देखिए, पनामा का इशू 6 महीने से आया है, पनामा का इशू 6 महीने से आया है, तो हम भागे नहीं है, हम इधर ही बैठे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने के लिए कहा, हमने वो लिखा। हमें पार्लियामेंट्री कमेटी को कहा लिखने के लिए, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए, हमने वो बनाई। इक्वल हमने रिप्रेजेंटेशन दी, 6 अपोजिशन को 6। मगर वहां पे भी अगर कोई चीजें, जब इनका अपना मकसद होता है तो पार्लियामेंट को अहमियत मिल जाती है, क्योंकि रेफरेंस के खिलाफ स्पीकर ने भेजा तो पौने घंटे की स्पीच सुनाने के लिए हमें इमरान खान साहब आ गए स्पीच सुनाने के लिए, मगर वैसे पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है। मैं समझता हूं ये मुल्क की खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे कि गैर तजर्बेकार लोग जो ऐसे आ जाते हैं, जो इमरान खान खुद कहता है कि अगर मियां साहब को 2018 तक मैंने हुकूमत पूरी करने दी तो मुझे 2023 तक इंतजार करना पड़ेगा। उसको पता है कि जो इंडिकेटर्स जा रहे हैं, जो परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की जा रही है, अगर ये रफ्तार 2018 तक रही तो मुझे आगे कुछ नहीं मिलेगा।
मैं समझता हूं इनको सारा तवज्जो जो है वो केपीके के अंदर देना चाहिए। जैसे अभी सिंध के अंदर जैसे पीपुल्स पार्टी ने अपनी माजी की गलतियों से सीख के अगर मुराद अली शाह को लेके अगर पीपुल्स पार्टी ने सिंध की परफॉर्मेंस पे जा रही है कि हमें 2018 की इलेक्शन के अंदर अगर जाना है तो हमें सिंध को एक रोल मॉडल देना पड़ेगा, इसी तरीके से केपीके को उनको रोल मॉडल देना पड़ेगा। हाँ, पनामा हो, करप्शन हो, उसके ऊपर असेंबली में बैठ के अगर इदारे कोई परफेक्ट काम नहीं करते हैं तो मैं इदारों के लिए रिफॉर्म भी असेंबली के थ्रू होगा। अगर कोई भी इदारा असेंबली के थ्रू होगा, ठीक है। एक मिनट मैं अहमद रजा कसूरी साहब, ये सेंस बनती है सर के मौजूदा हुकूमत के दौर में असेंबली में बैठ के 6 माह से एक चीज ये बना नहीं पाए हैं, तो अगले 6 माह में या 1 साल में ये पनामा इशू के ऊपर न्यूट्रल और बेहतरीन तहकीकात करवा पाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2 सर, क्या वाकई इदारों पे इन्फ्लुएंस है मियां साहब का, जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान जो अपना मियां नवाज शरीफ हैं, उनका जो 2018 का जो रमेश कुमार इलेक्शन का कह रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि वो अपनी कारकर्दगी पर उनको टाइम मिल गया जीतेंगे। देखें, जो लोग उन्होंने भर्ती किए थे आज से 20 साल पहले, छोटा थानेदार, वो आज सुपरिटेंडेंट पुलिस हो चुका हुआ है, और वो हुकूमत पंजाब का नौकर नहीं है, वो इनका पर्सनल नौकर है, और इनके पास टन्स ऑफ मनी है, टन्स ऑफ मनी। ये दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेगा करप्शन। तो चीज ये है, विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ करप्ट कि कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई ज़ी शऊर आदमी, कोई साहिब किरदार आदमी, सर चीजें साबित करनी पड़ती है ना सर, ऐसे ज़बानी कलामी तो नहीं होगा कि करप्शन है और टन्स ऑफ मनी है इनके पास। ये चीजें आपको साबित करनी पड़ती है। ये किसी फोरम पे किसी जगह पे कोई साबित नहीं कर पा रहा है। ये जमहूरियत नहीं है। अब एक चीज देखें, इमरान खान को आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने इस इशू को अलाइव रखा है। ये जो करप्शन का इशू है, आज पूरी की पूरी कौम का जो फोकस है, वो एक करप्शन, मेगा करप्शन जो है, वो एक नेशनल इशू बन चुका हुआ है, और इसलिए इससे ये रेगल आउट होना चाहते हैं। इन्होंने अपने जो इनके जो मेंटर्स हैं, इन्होंने अपना कंसल्टेशन की जरदारी साहब से। जरदारी साहब ने इनको कहा कि इसको बैक बर्नर पर ले जाओ, इसको ठंडा करो, आप इंग्लैंड चले जाओ, वहां कोई झूठा सच्चा इलाज में टाइम जाया कर दो ताकि ये ईज आउट हो जाए, ये बैक बर्नर पर चला जाए इशू। ये जरदारी साहब के मशवरे हैं। मैं पीपल्स पार्टी से पूछता हूं। एक मिनट यार, रुके ना सर, ब्रेक लेते हैं, वापस आके पीपल्स पार्टी से पूछते हैं। जरदारी साहब, मियां साहब को ऐसे खौफनाक मशवरे दे रहे हैं कि इशू के ऊपर सियासती ना होने दो, खत्म कर दो, ठंडा करते हैं, पीछे ले जाए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। अच्छा मियां साहब, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की र्यूमर्स हैं कि 30 अक्टूबर से पहले इमरान खान साहब केपी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। देखें, इस बारे में हमारे यहाँ पार्टी के अंदर एक सोच ये चल रही है कि हम सिर्फ मरकजी असेंबली की प्रोसीडिंग्स का बायकॉट ना करें, बल्कि हम तमाम के तमाम सिस्टम से बाहर आ जाएं। अभी इसमें कोई हतमी फैसला नहीं है। हमारी 16 तारीख को हमारी कोर कमेटी, यानी आप कौमी असेंबली को और सूबाई असेंबली को दोनों को खत्म कर सकते हैं। आप बीच में सूबाई असेंबली तो आप, क्योंकि आपके पास अक्सरियत है, आप निकलेंगे तो खत्म हो जाएगी। देखिए ना, ऑल द मेंबर्स हमारे जहां भी चारों सूबों के अंदर, प्रोविंशियल असेंबलियों में, फेडरल असेंबली में, सेनेट में, जिधर भी हमारे मेंबर हैं, वो तमाम जो है वो बाहर आ जाए। इसमें पार्टी के अंदर एक सोच चल रही है। तो ये एक 16 तारीख जी 16 तारीख की जो हमारी मीटिंग है, उसमें सीरियसली ये डिस्कस हो रहा है। इस एजेंडे के ऊपर ये आइटम है, इस पे वहां पर बात होगी, लेकिन उसके बाद कुछ बात कही जा सकती है। पलवशा, ये एक ऑप्शन है इस्तीफों की। हमने मौका दिया, अब नहीं मिलेगा। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी पहले आपको अपने वापस ले लिया था इस्तीफों के बाद, अब वापस नहीं लेंगे। आप रमेश, आप शौक पूरा कर लें, लेकिन आपके ज़हन में अगर ये बात बैठी हुई है ना कि हम चुप करके आराम से बैठे रहेंगे, इमरान खान और पीटीआई, और आप हमें खिलाते रहेंगे जी, कमीशन बन जाएगा जी, फलां पार्लियामान में आ जाए जी, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं और हमने तमाम ये ऑप्शन इख्तियार करके देख लिया। हम रेफरेंस दे दिया हमने स्पीकर को, इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी फेंक दी, रिट पिटीशन कर दी, और टीओआर कमेटी में भी चले गए। सर, ये हमारे पास
ये तो मियां महमूद साहब, एक ऑप्शन टू, एक ऑप्शन बताना चाहता हूं से ये हो जाएगा कि कितनी बड़ी जो है मैन पावर वो पीटीआई अपने साथ कैरी कर रही है और इमरान खान कितना क्राउड पुल कर सकता है, ये आपको आइंदा फ्यूचर में भी पता चल जाएगा। वो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम इस कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल करप्ट पॉलिटिकल एलीट है जो अरबों पीटीआई रिजाइन कर जाए लॉक स्टॉक एंड बैरल, उसके ऊपर वो जवाब देने को तैयार नहीं है। अब ये ऐसा नहीं चलेगा। मैं जरा इसमें इलेक्शन अगर ये निकल जाते हैं, इट हैज टू बी अ जनरल इलेक्शन, इट हैज टू बी अ जनरल इलेक्शन। अगर ये निकल जाते हैं तो अगर पीटीआई लॉक स्टॉक एंड बैरल रिजाइन कर जाती है, इट विल नॉट बी ए बाई इलेक्शन, इट विल बी ए जनरल इलेक्शन। तो ये वही जो खान साहब का स्टेटमेंट है जिसमें एक मिनट, कुमार साहब, खान साहब का स्टेटमेंट था कि मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं करने देंगे। ये स्ट्रेटेजी भी सामने आ रही है सर। उन्होंने खाली शहर नहीं बंद करने, उन्होंने आईनी खला भी पैदा कर देना है सर, इतने बड़े पैमाने पे। इमरान साहब, इमरान भाई, बात यह है कि एजेंडा ही इमरान खान की ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ साहब को गवर्नमेंट नहीं करने दूं, उनकी गवर्नेंस डिस्टर्ब करूं। मैं आज कहता हूं 16 तारीख को उनकी मीटिंग है, 16 तारीख की इनकी मीटिंग के अंदर ये डिस्कस करें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे पास सीनियर जज साहिबान बैठे हैं, हम ऐसे 2-3 सीनियर जज साहिबान को लेके आए कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर किन किन लोगों ने करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, पनामा लीक्स, बामा लीक्स, उसके लिए हमें एक बैलेंस स्टीवर्ड्स बना के दें। जो वो बनाएंगे वो हम असेंबली से एज इट इज पास करेंगे। ऐसे ऐसे नाम दें, जैसे राणा भगवान दास का नाम था, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठती थी, ऐसे हम नाम दे सकते हैं। मगर आप देखेंगे कि उसी बात के ऊपर भी ये नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी एजेंडा ही नहीं है कि ये बने और हम किसी सर टीओआर तो वो लेकर आए हैं उसके ऊपर। सर ये जनरल इलेक्शन हो जाएंगे सर। बात सोचने की है कि हुकूमत किसकी है। हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की, ठीक है जी। अदालतें उसके अंडर है या अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, सिस्टम आपका एक चल रहा है, नैब भी मौजूद है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी। अगर इतना फर्म स्टैंड है कि जी हम इस चीज को हैंडल करना चाहते हैं पनामा लीज को, तो गवर्नमेंट हैज ऑल द इनिशिएटिव। अपोजिशन की कोऑपरेशन के बाद बगैर भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो फैसले कर सकती है और वो चीजें कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अपना रमेश कुमार साहब। लेकिन बात यह है अभी तक जो भी गवर्नमेंट का एटीट्यूड रहा है वो इवेडिंग एटीट्यूड है, वो उस चीज पे कमिट नहीं करना चाहते और वो उस चीज पे नहीं आना चाहते जो एक रॉन्ग मैसेज भेज रहा है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नवाज शरीफ साहब के फैमिली मेंबर्स ने कही है। अब इतना बड़ा इशू तो है नहीं, आपने कंपेयर करना है द एसेट्स कलेक्टेड वर्सेस द रिसोर्सेज जनरेटेड। सर वही तो बात फंसी हुई है, वो आगे बढ़ने तो देखिए ना सर, ये किसी और तरह की इंक्वायरी चाह रहे हैं, वो अपनी तरह की चाह रहे हैं। कौन सी रॉकेट साइंस है आप मुझे बताइए इसमें? कौन अगर सिंसियरिटी बुनियादी चीज है, आप ये माने ना माने, देयर इज नो। एक मिनट, रमेश साहब कुछ कह रहे हैं। जी रमेश साहब, रमेश कुमार साहब को हैंडल करेंगे, ये बहुत बड़ा। अगर हम अकेले कोई भी काम करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं अपोजिशन के स्पेशली पीटीआई उस चीज के ऊपर मुतमिन होगी। हम चाह रहे हैं कि जो भी काम इस हवाले से करें वो ऑन बोर्ड हो। वो जब ऑन बोर्ड होंगी, मगर वो ऑन बोर्ड होना नहीं चाहती, करने सर नहीं जब देती, ये असेंबलियों से ही निकल गए तो फिर आप कौन से टीओआर बनाएंगे सर? 6 माह और गुजार ले, 6 माह आपने पहले गुजार लिए हैं। जो जिस तरीके से आप खिलाना चाह रहे हैं, महमूद कोई साहब, बच्चे नहीं है सारे। ये चीज हो सकती है, बिल्कुल भी आप संजीदा नहीं है। वो डाकू ऊपर बैठा हुआ हो, उसकी मॉरल हैसियत क्या है? अभी मुनासिब नहीं है सर, आप साबित करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं। इसमें साबित करने वाली बात क्या, मुझे ये बताएं इमरान। यानी उसका बाप कुछ कह रहा है, उसकी मां कुछ कह रही है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, बेटी कुछ कह रही है। इन चारों की तजाद तो मौजूद है, तजाद तो मौजूद। अगर आप सिर्फ मियां महमूद रशीद साहब, सफेद दाढ़ी हो गई है, मैं समझता हूं आपके भी जवान बच्चे हैं, आप कम से कम ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं। क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करें? भाई डाका डाला नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा ये कह चुके हैं, किसी फोरम के ऊपर ही होगा ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि आप ऑफर करते हैं, जवान बच्चे हैं, 20 करोड़ आवाम का सरबराह, उसे ये जेब नहीं देता
पूरी कौम सवाल पूछ रही है, पूरी कौम जवाब मांग रही है उस डकैती का जो ये कर चुके हैं, और आप कह रहे हैं जी जज दे दें, नाम दे दें, हम करेंगे, पार्लियामान करेगी। ये इस तरह नहीं खेलना। मुझे रोकें, अब सवाल रुके, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। पलवशा, अगर ये इस्तीफा दे देंगे तो फिर तो आप जो पार्लियामेंट में एफर्ट कर रहे हैं वो तो आपकी गई एफर्ट, फारिग हो गई, उससे फिर आप क्या हासिल करेंगे? ये तो उसके बाद पता नहीं पार्लियामेंट का इजलास भी होने देंगे नहीं होने देंगे। वो तो कह रहे थे इमरान खान साहब कि मैं हुकूमत नहीं करने दूंगा 30 के बाद। ब्रेक पे वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा पलवशा, मामला जो है वो इस तरह हो गया कि अपोजिशन इनको दीवार के साथ लगा रही है और ये अपोजिशन को लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो बीच में एक एतदाल के साथ चलना चाह रही थी और पार्लियामेंट का रोल प्ले करवाना चाह रही थी, अगर तहरीके इंसाफ रिजाइन करती है, असेंबलियों से बाहर निकलती है, तो फिर जो खला पैदा होगा उसमें तो पार्लियामेंट रोल प्ले नहीं कर पाएगी। इमरान, मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात की कोई भी इस पे अपनी राय रखे, लेकिन पनामा लीक्स एक बात तो तय है कि ये इशू अब ख़त्म होने वाला नहीं है। हर दो सूरत में मुझे तो ऐसे ही नजर आता है कि ये अगले इलेक्शन का इशू है, टू बी वेरी रियलिस्टिक। अच्छा। अगर कल को तहरीक इंसाफ आके इस्लामाबाद बंद कर देती है या वजीर आजम साहब से इस्तीफा लेने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो भी आप ये देखिए कि वो इस पोजीशन में हैं अददी अक्सरियत में कि वो अपना नया वजीर आजम ले आएंगे। या जैसे कसूरी साहब की शायद आपने बात मिस की, वो ये कह रहे थे कि ममनून हुसैन साहब जो है वो असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे, और अगर वो असेंबली को डिसॉल्व भी करते हैं और नए इलेक्शंस कॉल होते हैं या तहरीक इंसाफ रिजाइन करती है और नए इलेक्शंस कॉल होते हैं, तो भी ये इलेक्शन इशू है। और अगले इलेक्शन में ये, मैं ये नहीं कह रही कि एक छोटा इशू, ये सबसे बड़ा इलेक्शन इशू होगा जो मियां साहब को फेस करना होगा, उनकी जमात को फेस करना होगा। अब इसे गोली नहीं, लेकिन अगर ये इशू पनामा वाला खुलेगा तो पलवशा फिर तो जो जरदारी साहब के साथ बहुत सारा पैसा जोड़ा जाता है पाकिस्तान से बाहर पीपल्स पार्टी के साथ, ये तो उसको भी फिर हाईलाइट करके, यानी अगला इलेक्शन करप्शन पे ही होगा फिर, इसका मतलब है यानी जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब को भी रगड़ा लगेगा। जाहिर है इमरान, जब कोई जमात एक पोजीशन लेती है तो वो इस बात से नहीं डरते कि उनके ऊपर कोई उंगली उठे, तो उसका जवाब भी इखलाकी तौर पर वो देंगे, उन्हें देना चाहिए। कोई भी जमात हो उसको अपने पर लगने वाले इल्जामात जो है वो कबूल नहीं होते, जाहिर है वो एक डिफेंस देते हैं। अब ये लोगों का काम है कि वो इस पर क्या फैसला करते हैं। लेकिन मैं इस मामले में ये भी जरूर समझती हूँ कि अभी कुछ अर्सा 2 साल पहले एक धरना यहाँ हुआ था, जिसके बाद आपने देखा एक बड़ा, उस वक्त आपने देखा कि फिर सिविल मिलिट्री डिवाइड हुआ था, और उस धरने के काफी अरसे बाद ये उस वक्त DGISI को फिंगर्स पॉइंट करते रहे। इनके बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट वज़राए हैं उनकी आपको याद हो जो स्टेटमेंट थी वो उस वक्त तक आती रही जब तक ISPR ने इस पर अपना बयान नहीं दिया। लेकिन आज आप ये भी पूछिए कि आज हुकूमत वक्त को क्या लगता है कि अब जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन है, और अगर वो समझते हैं कि उसके पीछे कोई नहीं है जी, नहीं, लेकिन ये बातें बाद में करते हैं। उस वक्त वो समझते थे क्या है, या वो उस वक्त गलत थे, या आज होने जा रहे हैं टेक्निकल है। रमेश कुमार साहब रिप्लाई करना चाहें तो जरूर कर दें। और अगर ये समझते थे कि वो प्रॉम्प्टेड करना चाहें तो आपकी मर्जी है, रिप्लाई करना चाहें तो कर दें। पहली चीज तो नहीं, पहली चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, ये तख्ता है, ये तख्ता है 30 अक्टूबर। इमरान, पहली चीज ये है कि जो नापाक इरादे रखने वाले जो लोग हैं, एक्सपीरियंस, ये तख्ता है। हम ऑनर करते हैं सर आपके एक्सपीरियंस का, लेट्स सी सर क्या होता है जी। इनके इरादे सबके पानी में जो चले जाएंगे। एक चीज आप, इस मियां साहब के ऊपर खुदा की एक बरकत है, नियत जो जिसकी साफ होती है अल्लाह उसके साथ होता है। पहली चीज अवाम उनके साथ है, और अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल सेटअप को आप जो सेपरेट समझ रहे ना, इस वक्त बड़े इल्जामात हैं, खुदा की बरकत है, अल्लाह जजमेंटल ना हो हम जजमेंटल ना हो, लेकिन महमूद रशीद साहब, अगर आप एक मिनट महमूद है नहीं, मेरी बात कंप्लीट तो हो इमरान, मेरी बात कंप्लीट हो। बात यही है क्या सारे हैं, कभी ये बताना, कभी वो सियासी और अस्करी क़यादत एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है जो मुल्क के जो मसले मसाले हैं उसको खबर कसूरी साहब जैसे लोग हैं।
नॉट ऑन द सेम पेज। खबर लीक किसने की थी वैसे? ये अभी तक ये डिग आउट नहीं हुआ, लेकिन महमूद रशीद 12 में थे ना आज है। महमूद रशीद साहब, अगर आप इस्तीफा दे देते हैं तो फिर सर अगली हिकमत अमली क्या होगी आपकी इस्तीफे देने के बाद? यानी वो तो आप प्लान कर रहे हैं, ऐसी बातें फिर तो पूछती हैं आप, फैसला ये देंगे ही नहीं। ये बिल्कुल देंगे। हाँ जी, नहीं आप खातर जमा रखे रमेश, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हम तो आपसे हिसाब मांग रहे हैं, हम इस्तीफा नहीं भी मांगते। हम तो कहते हैं कि इतना बड़ा जो इल्जाम लगा है प्राइम मिनिस्टर पे, 6 महीने हो गए हैं, 6 दिन 6 हफ्तों की बात नहीं कर रहे। पूरी दुनिया के अंदर हमारी महमूद जागृति अली हो रही जो है। मैंने ऑप्शन दिया है वो 16 मॉरल जो है, मॉरल इखलाकी हैसियत खो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना को प्राइम मिनिस्टर सर असेंबली में आना तो आपने वैसे ही छोड़ दिया है। मैं ये वैसे ही आपने छोड़ तो दिया असेंबली में आना। ये अगर उनका ये ख्याल है कि शायद ये डिले एक मिनट नहीं जा रहे। जी रमेश कुमार साहब, आप अपने डेलीगेशन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के पास भेजें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज विल कम ऑन दिस नेशनल एजेंडा। आप जस्ट सेंड देम अ डेलीगेशन, इनवाइट देम formally and personally, and I tell you, सर बाकियों को भी कहेंगे इस्तीफा दें, खुद ही दे देंगे आप? बाकी पार्टीज को कहेंगे? पहले धांधली का इल्जाम इसमें हम अपनी कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा, इसी तरीके से आप ये भी देखेंगे हम शुरू होंगे जो है वो पाकिस्तान की तारीख का एक टर्निंग पॉइंट मैं मेरे पास, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर तहरीक इंसाफ ने सारी तरफ से इस्तीफे देने का फैसला कर दिया, तो फिर ये बहरान उस तरह का होगा जिससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या हो सकता है नामुमकिन हो जाए। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।